नमस्कार साथियों, मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में। बहुत खुशी होती है दोस्तों आपसे मिलने के बाद जब मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं और बहुत सारी चीज़ों पर मैं आपसे बात करने के लिए इस चैनल पर आता हूं। जब भी आप मेरी पिछली वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि जितनी भी वीडियो आप अभी तक देख चुके हैं, मैं जिन वीडियो पर बात कर चुका हूं, आप उन सभी वीडियो को जरूर रिवीजन के तौर पर पढ़ते रहिएगा। ऐसा ना करिएगा कि आप आगे मेरी वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हो जबकि पीछे का आप रिवाइज ही ना कर रहे हो। बहुत आवश्यक होता है स्टडी में जब आप रिवाइज करके सारी चीज़ों को चलते हैं, और रिवाइज करने का मतलब होता है कि जिस समय एग्जाम आपका आएगा उस समय आपको कोई ज़्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप अभी सब चीज़ों को रिवाइज करके चलेंगे। यानी कि आज जो हम यहाँ पर एक नई वीडियो लेकर आए हैं, नए एक विषय पर आपसे बात करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, और आज की वीडियो में आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज से पहले आप जब भी इस टॉपिक पर बात करते थे, उन चीज़ों को समझते थे, तो आज से पहले आप रटने की कोशिश करते थे। मैं आज कुछ राष्ट्रीय उद्यान, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व और कुछ वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप बेफिक्र होकर बैठिएगा कि आज मैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा पहले बेसिक से बात करूंगा, और बेसिक से बात करने के बाद फिर हम उन प्रश्नों पर पहुंचने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ इस वीडियो को पहले देखेंगे, पहले देखने के बाद नोट्स तैयार करेंगे, नोट्स से रिवीजन करेंगे, फिर आप किसी भी यानी इस भारत की किसी भी बुक से आप इस टॉपिक के प्रश्नों को लगाना आरंभ करेंगे। आप यकीन मानिएगा कि आपका कोई भी प्रश्न छूट नहीं रहा होगा, चाहे वह प्रश्न यहाँ पर यूपीएससी में आया हो, चाहे वह प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हो, या फिर वह जेल वार्डन में आया हो, या लेखपाल में। मैं कह सकता हूं कि विभिन्न उत्तर प्रदेश के एग्जाम जो भी उत्तर प्रदेश में होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश जीके का एक भाग रखा जाता है, उसके सारे प्रश्न आप मेरी सभी वीडियो के माध्यम से आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं आपका समय ना जाया करते हुए बिना किसी लाग लपेट के शुरू करता हूं अपनी वीडियो को। आइएगा, देखिए दोस्तों, मैंने कुछ चीजों पर यहां पर लिखा है, आपको दिख रहा होगा, जैसा कि लिखा है वन्य जीव संरक्षण। दरअसल बात क्या है कि जब मैंने कहा है कि आपको थोड़ा सा बेसिक चीजों पर ध्यान देना होगा, जब हम किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ते हैं, किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्य को पढ़ते हैं, तो हमारा काम होता है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। जैसे आप भारत के संदर्भ में जब पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप पढ़ते हैं कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप दुधवा के बारे में पढ़ते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा तो जानिए कि आखिरकार इन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को या कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है, किस तरह बनाए गए, किस तरह इस पर सरकार काम करने का काम कर रही है। हम थोड़ा सा इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर एक बार नजर डालते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं कि वन्य जीवों के लिए संरक्षण 1972 में शुरू किया गया। मतलब क्या है, देखिए 1972 हमारा देश भारत जब 1950 में आजाद होकर यानी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जब यह आजादी की लड़ाई को लड़के जब देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद हमारे देश ने विभिन्न तरह के अपने देश के अंदर कानूनों को बनाना शुरू किया, जिससे कि हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकें। तब यहां पर भारत की सरकार ने पाया कि 1972 आते हुए उसने थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में सोचना आरंभ किया कि क्यों ना हम अपने भारत के पर्यावरण को एक अच्छे पर्यावरण में ढालने की कोशिश करें। तब उसने सोचा कि क्यों ना हम इस पर्यावरण को अगर संभालने की बात कर रहे हैं, तो एक बार क्यों ना हम इस वन में रहने वाले कुछ पक्षियों के बारे में या कुछ अन्य चीजों के बारे में हम यहां पर सोचें। यानी कि सरकार यह चाहती थी कि जितने भी जीव, जितने भी जानवर जंगलों में रहते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से मारा जाता था। मारना ठीक था, यानी कि मारने तक तो बात ठीक थी, लेकिन इन जानवरों को मारने के बाद इनके विभिन्न भागों की यानी शरीर के विभिन्न भागों की तस्करी की जाती थी। यानी आप सभी जानते होंगे हाथी के दांत को बेचा जाता था, गैंडे के विभिन्न यानी कि उसकी त्वचा को बेचा जाता था। उसी तरह से विभिन्न प्रकार के जानवरों के विभिन्न भागों से उनको मारकर उन भागों को बेचकर तस्करी करने का काम किया जाता था। उसके अलावा बहुत से जानवर ऐसे भी हुआ करते थे जो जंगलों में जिनको संरक्षण प्रदान नहीं हुआ करता था, और वह क्या लुप्त
होते जा रहे थे। तब भारत सरकार इस पर कदम उठाती है। और भारत सरकार किस तरह कदम उठाती है? भारत सरकार कहती है कि इन जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में, यानी सबसे पहले वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में सरकार ने कदम उठाया। आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, 1972 से पहले भारत सरकार किसी भी तरह का वन्य जीवों के बारे में कुछ सोच नहीं रही थी। 1972 से इसे लगा कि हां अब कुछ करना चाहिए। तब 1972 में जब इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने सोचा तो भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया और वह अधिनियम 1983 के तहत, यानी एक अधिनियम 1972 में इनके संरक्षण पर काम करना शुरू किया। 1983 के अधिनियम के तहत भारत सरकार ने कहा कि अगर इन वन्य जीवों के लिए हमें संरक्षण प्रदान करना है तो हमें क्या करना चाहिए? इनके लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ एवं यहां पर एक्शन प्लान की शुरुआत करनी चाहिए। यानी भारत सरकार नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का आरंभ करती है। कब? 1983 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन इसने संरक्षण किस वर्ष से देना शुरू कर दिया? 1972 से। दो डेट 1972 1983 आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। एक अधिनियम 1972 से आरंभ कर दिया, क्या? जीवों को संरक्षण देना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जिसके अंतर्गत, यानी किसके? 1983 के इस अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता, ध्यान देंगे, जैव विविधता संरक्षण के लिए इसके लिए तीन संरक्षित जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया। यानी सरकार ने सोचा कि हम इन जीवों को किस तरह बचाएंगे, किस तरह इनको हम संरक्षण दे सकते हैं। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने कहा कि हम तीन तरह के यहां पर संरक्षित जैव भौगोलिक क्षेत्रों का निर्माण करेंगे। यानी भारत में तीन तरह की चीजें बनने वाली थी, तीन तरह के क्षेत्रों का निर्माण भारत सरकार करने वाली थी। और जैसे ही सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया, अब सरकार आपके बीच क्या लेकर आ गई? उन तीन क्षेत्रों को लेकर आ गई जिस पर यह जीवों को संरक्षण प्रदान करना चाहती थी। तब पहले क्षेत्र की अगर हम बात करें कि पहला क्षेत्र क्या था, तो आप पा रहे होंगे पहला क्षेत्र आप इसे बायोस्फीयर रिजर्व कह सकते हैं, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कह सकते हैं। दूसरा क्षेत्र जो बनाया सरकार ने, नेशनल पार्क, आप इसे राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करना भारत सरकार ने आरंभ कर दिया। यह क्रियाकलाप संपूर्ण भारत में चलेगा और संपूर्ण भारत के यहीं से आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवं वन्य जीव अभयारण्य का कॉन्सेप्ट लेकर कर आता है कि सरकार ने किस तरह से 1972 में 1983 के अधिनियम के अंतर्गत जीवों को संरक्षण प्रदान करने की बात की गई और तीन क्षेत्रों को इसने निर्माण करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। और वह तीन क्षेत्र कौन कौन से थे आप पाएंगे यहां पर? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे आप कह सकते हैं वन्य जीव अभयारण्य। तो आज आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार आपको तीन चीजें क्या क्या पढ़नी होती हैं, क्यों पढ़नी होती हैं? क्योंकि भारत सरकार ने इस पर काम किया है और भारत सरकार ने इसके निर्माण का काम करना शुरू कर दिया है। आप इतना समझ रहे होंगे और समझने के बाद जब हम आज उत्तर प्रदेश के जीके पर आपसे बात करने आए हैं तो आप जानिएगा थोड़ा आगे कि अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर उत्तर प्रदेश में बताइएगा उत्तर प्रदेश में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले आप इतना जानिएगा कि आपको उत्तर प्रदेश की जीके पढ़नी है और उत्तर प्रदेश की जीके अगर पढ़नी है तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान भी होंगे उत्तर प्रदेश में, वन्यजीव अभयारण्य भी होंगे, उसके बाद पक्षी विहार भी होंगे, उसके बाद प्राणी उद्यान भी होंगे। यानी मैं यहां पर कह सकता हूं कि यहां पर आपको वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी विहार, प्राणी उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में एक चीज देखने के लिए नहीं मिलेगी जो आप कह सकते हैं यहां पर क्या, बायोस्फीयर रिजर्व, यानी बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र आपको देखने के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे। यह होता क्या है तो आप सभी जानते हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जैसे हम जानते हैं सुंदरवन का डेल्टा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, नीलगिरी यहां पर जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। उसके अलावा भी हम विभिन्न प्रकार के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों को भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं पाया जाता। तो फिर हम
हमको इन 3 चीजों पर बात करनी होती है, राष्ट्रीय उद्यान, 4 चीजों पर, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके अलावा पक्षी विहार और प्राणी उद्यान। तब आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय उद्यान इस उत्तर प्रदेश में सर कितने हैं, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं और यह बात आप सभी को पता होगी, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कितने हैं सर, 1 नेशनल पार्क है इस संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। कितने नेशनल पार्क हैं, 1 नेशनल पार्क है, कहां, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है सर, आप कहेंगे सर वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 12 है। पक्षी विहार कितने हैं, आप कहेंगे सर पक्षी विहार 13 हैं। सर प्राणी उद्यान क्या होता है, आप अपनी भाषा में समझिएगा, चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर को ही हम प्राणी उद्यान कह सकते हैं। और अगर आपसे मैं कहूं कि आपको उत्तर प्रदेश में रहते हुए चिड़ियाघर देखना है तो आप किस जगह पर जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति चिड़ियाघर देखने की हट करता है तो आप उसे कहां लेकर जाएंगे, आप उसे या तो सर कानपुर ले जाइए या फिर लखनऊ ले जाइए। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही जगह चिड़ियाघर है और चिड़ियाघर को ही हम प्राणी उद्यान भी कह सकते हैं। कहां, कानपुर और लखनऊ। कानपुर और लखनऊ में 2 ही जगह चिड़ियाघर पाया जाएगा जिसे आप प्राणी उद्यान कहेंगे। मैं धीरे धीरे राष्ट्रीय उद्यान पर बात करूंगा, कौन सा है, कहां है, कितने वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और कब इसकी स्थापना की गई। लेकिन पहले मैं बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि अगर हमको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है तो क्यों, किस लिए पढ़ें, क्या कारण है। अगर हमको वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ना है तो क्यों और कितने हैं, कहां है, वह सभी तो आपको सारी किताबों में भी मिल जाएगा। पक्षी विहार 13, इन सभी चीजों पर हम विस्तार से आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। जरा आगे बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा इन सभी चीजों पर मैं आपसे बात करता रहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात सेट करिएगा कि वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य सर बनाए क्यों गए, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों बनाए गए। यह तो ठीक था कि वन्यजीव जो थे उनको संरक्षण प्रदान करना था, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य भी बना दिए गए, राष्ट्रीय उद्यान भी बना दिए गए, तो फिर कोई ना कोई तो अंतर रहा होगा, फिर एक में ही इनको संरक्षण क्यों नहीं दे दिया गया। तो उसी चीज पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आइए देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य इनका सर उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे इनका उद्देश्य वन्य जीव, 2 चीज ध्यान रखिएगा, वन्य जीव एवं वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करना था। आपसे यहां से प्रश्न पूछता है जब नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्यों में अंतर पर बात करता है, और आप क्या कहेंगे कि इनका जो उद्देश्य होता है, किनका, वन्यजीव अभ्यारण्यों का क्या उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। 2 चीज है वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर एक तो वन्यजीव और वनस्पति, इनको क्या करेंगे सर, सुरक्षा प्रदान करेंगे, कोई समस्या नहीं। आगे ध्यान देते हैं। जबकि सर आपसे अगर नेशनल पार्क की बात करता है कि नेशनल पार्क क्यों बनाए गए, तो हम कहेंगे कि इनकी स्थापना प्राकृतिक आवास को संरक्षण प्रदान करने हेतु दिया गया। यानी एक तरफ आवास की बात करता है, एक तरफ सुरक्षा की बात करता है। हम कह सकते हैं राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्कों का जो स्थापना हुई है वह इनको प्राकृतिक आवास एवं प्राकृतिक आवास को संरक्षण, मतलब इनके रहने के जो आवास है, स्थान है, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए नेशनल पार्कों का निर्माण करना होता है। जबकि वन्यजीव अभ्यारण्यों में किसको हम सुरक्षा देते हैं, आप कहेंगे वन्यजीव और वनस्पतियों को। लेकिन नेशनल पार्क मतलब जो प्राकृतिक आवास होते हैं वन्यजीव आदियों के, उनको संरक्षण प्रदान करने का काम किया जाता है। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे, बहुत आसानी से इन चीजों पर बात कर पाए होंगे। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेता हूं, 2 चीजों को मत भूल जाइएगा, एक बार फिर से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य क्या थे अब तक, ध्यान रखेंगे। दोनों के दोनों कानपुर और लखनऊ आपको याद रहने चाहिए जब तक आप एग्जाम नहीं देते हैं। जब आप आगे बात करेंगे तो आप आगे बात करते समय ध्यान रखेंगे कि आपको 2 डेट यहां से याद रखनी है, और जो दोनों डेट होने वाली होंगी वह दोनों डेट कौन सी होंगी, एक आप कहेंगे 1972 में सर नहीं भूलना, और दूसरा 1983। जबकि 1983 एक अधिनियम है और 1972 में सरकार ने वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुहिम पर काम करना आरंभ किया था। हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। आपको 3 से 4 चीजें यहां पर याद रखनी है। देखिए,
मैं आपको सभी वन्यजीव अभ्यारण्यों की पीडीएफ भी दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं जरा लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। यह कुछ भारत के मैप पर मैंने वन्यजीव अभ्यारण्यों को दर्शाया है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। मेरा फेस दिखे ना दिखे वह बाद की बात है, आपको यह स्लाइड जरूर दिखनी चाहिए। जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कुछ चीजों पर। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, पहला ही प्रश्न और एकदम आसान सा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यहां पर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, आप कहेंगे सर हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, सबसे बड़ा है। लगभग 5 जिलों में फैला हुआ है, कुछ लिखे हैं मैंने से, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, जेपी नगर है, पंचशील नगर है। जाने कि आप कह सकते हैं यह लगभग यहां मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्र में पड़ता है। यह क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा होने वाला है। यहां तक कोई समस्या नहीं, आप आराम से इस प्रश्न का आंसर अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार, आप हस्तिनापुर को आसानी से याद कर पाएंगे। लेकिन अगर उसने कहा कि सर बड़ा नहीं आप छोटा बताइए, तो आप इस महावीर स्वामी को याद रखेंगे। महावीर स्वामी क्या है, सबसे छोटा कहां पर है, आप कहेंगे ललितपुर में पड़ता है महावीर स्वामी, और यह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा रहने वाला है। सबसे बड़ा हस्तिनापुर, सबसे छोटा महावीर स्वामी। हस्तिनापुर कहां है, यह बहुत बड़े क्षेत्र में है, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर आदि, पंचशील, जेपी नगर आदि क्षेत्र में। जबकि महावीर अगर स्वामी का यानी अभ्यारण्य पूछा जाता है कहां, ललितपुर में रहने वाला है। एक इस साइड में सबसे ऊपर, एक इस साइड में लगभग सबसे नीचे, यानी मैप के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज सेट हो जाएगी कि महावीर स्वामी तो हमने नीचे लिखा था, मैप पर नीचे लिखने की कोशिश कर रहे थे, और आप आसानी से याद कर जाएंगे, कोई समस्या नहीं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव की अगर आप बात करेंगे तो यह देखिए आपको याद रखना होगा किस जगह पर पड़ता है, आगरा, इटावा, औरैया। आप नोट्स में बाकायदा जरूर लिखेंगे यहां पर इन तीनों को। आगे बात करते हैं, दूसरा पड़ता है आपका रानीगंज। रानीगंज पूछेगा कहां पर है, आप आराम से कहेंगे सर चित्रकूट में है रानीगंज, और रानीगंज भी आपसे आसानी से कवर हो जाएगा। कैमूर की पहाड़ियां तो आप सभी ने पढ़ी होंगी, और यहीं पर यानी कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कैमूर पहाड़ियां। लेकिन कैमूर के नाम से आपको यह अभ्यारण्य भी याद रखना है, मिर्जापुर और सोनभद्र, बिल्कुल नीचे यहां पर सोनभद्र ही तो पड़ता है। कहां पर है, कैमूर, मिर्जापुर, सोनभद्र। उसके बाद कछुआ यहां पर जरूर याद रखिएगा, और कछुआ से अगर प्रश्न पूछेगा सर कहां पर है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आप कहेंगे यह वाराणसी में अवस्थित होता है। चंद्रप्रभा, जैसे ही चंद्रप्रभा आरंभ होता है और जैसे ही चंदौली आरंभ होता है, चंद्रप्रभा कहां पर है, चंदौली में रहने वाला है। आगे बात करते हैं कि सर सुलेहवा कहां पर है, तो आप इसका 2 जगह आंसर बताएंगे, सर श्रावस्ती और बलरामपुर में पड़ता है सुलेहवा। इसमें कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है, जरूर नोट करिएगा। स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप इन्हें नोट करें अपने नोट्स में, और नोट करने के साथ साथ महत्वपूर्ण है और यह आपको याद होने चाहिए, आप याद करने का भी काम करेंगे। लेकिन सोहागिरवा कहां पर है, महाराजगंज में है। लगभग जितना बड़ा इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है उतना ही बड़ा लगभग इसके स्थान का नाम रहने वाला है, ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं कतरनिया घाट, मतलब कतरनिया घाट और कैसे ही यहां पर किशनपुर, यानी जो 2 कतरनिया घाट और किशनपुर रहने वाले हैं वह ऊपर थे, जबकि एक लखीमपुर खीरी में पड़ता है और दूसरा कतरनिया बहराइच में पड़ता है। यानी किशनपुर खीरी लखीमपुर खीरी में पड़ेगा और कतरनिया घाट कहां, बहराइच में पड़ेगा। मैं आपसे आशा करता हूं कि मैं जिस तरह मैप पर बना रहा हूं, अगर जिस बच्चे ने भी इस स्लाइड को ही मैप पर उतारा, यानी आप अपने हिसाब से मैप किसी भी तरह का बना सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब आप नोट्स तैयार करते हैं तो कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि नोट्स बहुत जड़ के, बहुत सुंदर बहुत ही अच्छे नोट्स बनाने का काम कर रहे होते हैं। लेकिन डियर, मेरा मानना यह है कि जब भी आप जीवन में अपने नोट्स तैयार करें तो आप
उन नोट्सों में अपनी राइटिंग उस तरह की रखें कि वह नोट्स आपको समझ में आ जाएं। आप वह नोट्स किसी और के लिए नहीं बना रहे होते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं उन नोट्सों पर बनाने पर। आपको गिनीज बुक में कोई रिकॉर्ड आपका यहाँ दायर नहीं होने वाला है। आप उसी तरह नोट्स बनाएं, कितने भी गंदे लिखें, बस वो राइटिंग आपको समझ में आ जानी चाहिए। आपको वह नोट्स सेल नहीं करने हैं, बेचने नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। आप सिलेक्शन ले लेंगे, वो नोट्स किसी काम के नहीं होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप अपनी राइटिंग को अपनी भाषा में लिखने की कोशिश किया करें कि जितना आपको समझ में आए, जितना आप समझ पाए उसी राइटिंग में लिखें। कोई जड़ने की, कोई ज्यादा सुंदर लड़कियों की तरह लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 4-4 पेनों से लिखने का काम करते हैं, कभी ब्लू ले लिया, कभी उसके बाद रेड ले लिया, क्या आवश्यकता है? आपको समझ में आना चाहिए ना। आप अपने लिए लिख रहे हैं ना, किसी और के लिए थोड़ी लिख रहे हैं। तो आप उसी तरह बनाएं कि जिस तरह आप खुद समझ पाएं। यानी कि अगली स्लाइड पर हम बात करते हैं और कहूंगा कि यहां पर मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, लोग अक्सर अपने इरादे छोड़ देते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, लोग अक्सर अपने इरादे छोड़ देते हैं और मेहनत करने के बाद कुछ मांगो उस खुदा से तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। यानी फर्स्ट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो दोस्तों सितारे भी क्या चीज हैं, वह भी अपनी जगह छोड़ देंगे आपके लिए। चलिए समय जाया ना करते हुए यह थोड़ा सा आपके लिए मैंने यहाँ पर बताया जिससे आप बीच बीच में मोटिवेट भी रहें। आगे बात करते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण चीजों पर लेकर चलता हूं वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर भारत सरकार आराम से काम तो कर रही थी, लेकिन इस भारत सरकार ने पहली बार यहां पर संपूर्ण भारत में कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कह सकते हैं कि इसने जो पहला कदम उठाया वो किस तरह कि वन्यजीव संरक्षण के लिए देश का पहला कदम 1935 में उठाया गया। यानी अब सरकार क्या कर रही थी, और ज्यादा सजग हो गई थी इन सभी चीजों पर काम करने के लिए, और अब किस तरह के उद्यान और अन्य चीजों पर काम करना आरंभ करती है। कहती है कि 1935 में जब पहली बार इसने कदम उठाया सरकार ने, यानी देश के अंदर, तो हम कहेंगे कि यह कदम कहां से उठाया गया? सर उत्तर प्रदेश से ही उठाया गया। और उत्तर प्रदेश में जो आपका देहरादून पड़ता है, इस देहरादून में एक वन्यजीव अभयारण्य का आरंभ किया गया। उस वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या था? मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य। कहां था? देहरादून। लेकिन आप एक बात जानते हैं सर, आप यूपी कह रहे हो, दूसरी तरफ देहरादून कह रहे हो, तो सर मैं 1935 के उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, 2000 के उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। उस समय उत्तराखंड या उत्तरांचल था ही नहीं, उस समय हम उत्तर प्रदेश से कहेंगे। तो उत्तर प्रदेश से उठाया गया कदम जब पहला वन्यजीव अभयारण्य कहां? मोतीचूर नामक खोला गया। और इसको आज आप किस नाम से जानते हैं? इसको आज आप राजाजी राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते हैं। अब आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि अगर आज प्रश्न पूछता है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहां है, तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड में है। लेकिन यह पहले किस नाम से था? मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य से था। सर 1935 में इसके लिए यहां पर संकल्प करके इस कार्य को बढ़ाया गया था। और सर जब उत्तराखंड बना तो यही मोतीचूर राजाजी के नाम से आज जाना गया। और उत्तराखंड देहरादून में है। देहरादून कहां है? उत्तराखंड में है। आप इतनी बात आराम से समझ गए होंगे। लेकिन जरा आगे चलते हैं। राजाजी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में 1935 में पहला कदम, इतना तो आपको समझ में आता है। लेकिन हुआ क्या कि 1936 में जो नैनीताल था, उत्तर प्रदेश में ही था नैनीताल, आज नहीं, हम जानते हैं कि 1936 में, और 1936 में नैनीताल और गढ़वाल क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान का आरंभ किया गया। और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम था सर हैली राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। आपसे कितनी ही बार पूछेगा कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, जो दरअसल 1935 वाला था। देर वह सफल उतना नहीं रह पाया था। जब हम पहले राष्ट्रीय उद्यान की भारत में बात करते हैं तो 1936 वाला ही कहेंगे। यह राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 से बना उत्तराखंड नैनीताल में, हम इसे कहेंगे। तो यह किस नाम से बना? इसको आप पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे, लेकिन इसकी जो स्थापना की गई थी, यह संपूर्ण एशिया में पहला राष्ट्रीय उद्यान था। यानी भारत सरकार कितनी अग्रिम रूप से काम कर रही थी कि संपूर्ण एशिया में पहला राष्ट्रीय उद्यान खोलने का काम इस भारत सरकार ने 1936 में किया। और 1936 में मत
मतलब जब हम गुलाम हुआ करते थे। हम भारत सरकार ही यहाँ पर कहेंगे क्योंकि हम भारत के इतिहास में बात कर रहे हैं। हम गुलाम थे, किसकी सरकार थी, किस तरह काम कर रहे थे, वो सब पॉलिटी का विषय होता है, आइएगा। लेकिन यह एशिया का तो था सर हेली राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसके नीचे एक और लाइन लिखेंगे कि इस हेली राष्ट्रीय उद्यान को अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहां है, उत्तराखंड में है। या फिर आपसे प्रश्न किस तरह घुमाकर पूछेगा कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान खोला गया, इस हेली राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान नाम क्या है? आप कह रहे होंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस हेली राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान में नाम है। कहां है? आप आराम से पा रहे होंगे, नैनीताल गढ़वाल, यानी अब कहां, उत्तर प्रदेश में जा चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपकी तरफ से इस पर स्टार बना देता हूं। यह सारे फैक्ट यहां से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे इस वीडियो के। आगे बात करते हैं। देखिए हमको उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है, तो देखिए हुआ क्या कि जब उत्तराखंड में आपने नेशनल पार्क बना लिया तो सर हमें उत्तर प्रदेश की जीके पढ़नी है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है। अब उत्तर प्रदेश में भी अगर कोई पहला राष्ट्रीय उद्यान बना होगा, सच्चाई तो यह है सर पहला कहीं अंतिम कहीं, जब है ही एक तो हमें एक ही पढ़ना है। कौन सा है जानिएगा कि वर्तमान में लखीमपुर खीरी, यानी यह दो जगह पर फैला हुआ होगा दोस्तों। किस जगह पर ध्यान देंगे कि वर्तमान में लखीमपुर खीरी और पीलीभीत क्षेत्र में, यानी लखीमपुर और पीलीभीत में उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय पार्क है। इस क्षेत्र में दुधवा, यानी दुधवा और कहां, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यानी उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क नाम है। कहां है? दो जगह है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। लेकिन देखिए अगर आपको सही एग्जाम आप दे रहे हैं, एग्जामिनर सही तरीके से प्रश्न पूछता है तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत को किसी में से एक को ऑप्शन में देगा, क्योंकि देखिए यह दरअसल लखीमपुर खीरी अगर यहां पर है और पीलीभीत यहां पर है तो यह दोनों जगह पर फैला हुआ है। आप मेरी बात को आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो जब भी ऑप्शन देगा या तो इन दोनों को ऑप्शन में देगा या इनमें से किसी एक ऑप्शन को देगा। और आपको अगर दोनों देता है तो वह दोनों वाला सही होगा, अगर आपको एक देता है तो आप एक को आंसर लगा के बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चार ऑप्शन दिए, पहले पर लखीमपुर खीरी, दूसरे पर सोनभद्र, चौथे पर बहराइच, यानी तीसरे पर बहराइच और चौथे पर पीलीभीत, यानी दोनों ऑप्शनों को अलग अलग डाले। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह दोनों ही क्षेत्रों में क्या फैला हुआ है सर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पर बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं सर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मैंने लिखा है सर दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना 1968 में हुई थी। भारत आजाद होने के बाद दुधवा राष्ट्रीय पार्क पर हमने काम करना शुरू किया था, लेकिन यह दुधवा पशु विहार के रूप में की गई थी सर, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, इसे पशु विहार बनाया गया था। लेकिन 1977 से आते आते इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अच्छा प्रश्न बन सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1968 में की गई। सर इसकी स्थापना किस रूप में की गई? आप कहेंगे पशु विहार के रूप में की गई। आपसे पूछ सकता है लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को यहां पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो इसको 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आगे ध्यान रखेंगे सर यह किस किस के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा और शेरों को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। यानी अगर आपको शेर देखने हैं, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश में देखने हैं तो आप कहां जाएंगे? यही जाएंगे। कहां? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? पीलीभीत में। और उसके अलावा यह पीलीभीत के अलावा हम लखीमपुर खीरी में इसे कह सकते हैं। यहां तक तो बात ठीक है सर, आगे भी थोड़ी सी चीजों पर हम बात करते हैं। जैसे 1987 में दुधवा नेशनल पार्क देखिए हुआ क्या, फिर 1987 आता है और 1987 आते आते अब इसी दुधवा नेशनल पार्क में हमने क्या करना आरंभ किया कि 1987 में दुधवा नेशनल पार्क में एक टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। अभी तो मैंने कहा था शेरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन शेरों के लिए कैसे हुआ जरा ध्यान रखते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया, एक प्रोजेक्ट पर काम किया गया, नाम क्या था? टाइगर प्रोजेक्ट। और
किशनपुर और कतरिया घाट, यानी दो यहाँ पर और राष्ट्रीय उद्यान जो थे, यानी छोटे छोटे नेशनल पार्क जो थे, उनको भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया और टाइगर प्रोजेक्ट हमने आरंभ किया। तब आपसे पूछ सकता है कि इस दुधवा नेशनल पार्क में और कौन से दो स्थानों को जोड़कर टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? आप कहेंगे किशनपुर और कतरिया घाट। अभी मैंने बात की थी इन दोनों के ही बारे में, कै और कहां, ऊपर, मैप में ऊपर। आप इस तरह से याद रखने की कोशिश चीजों को करने की कीजिएगा। यानी इसको भी शामिल कर दिया गया दोनों को, और शामिल करने के बाद यह टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यानी क्षेत्र को और बढ़ाने की कोशिश की गई और इसे यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाने का काम किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट किस राष्ट्रीय उद्यान में चला जा रहा है, तो आप आराम से बता पाएंगे कि यह दुधवा में, और किस तरह कतरनिया और किशनपुर को भी मिलाकर इसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाने का काम किया गया। जरा ध्यान दीजिएगा, पक्षी विहार, और पक्षी विहार पर जब आप बात करेंगे तो पक्षी विहार जो होगा किस तरह से, कि इससे पूरे उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार हैं? 13 पक्षी विहार हैं, जिसमें से अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है या सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, कुल कितने हैं सर पक्षी विहार? 13 पक्षी विहार हैं। सबसे बड़ा आप कहेंगे लाखवहासी, सबसे बड़ा लाखवहासी कहां पर है? कन्नौज में है। उसके अलावा अगर छोटा पूछेगा, क्या नाम है? पटना, और पटना कहां पर है? एटा। आप ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा है उसका नाम भी बड़ा है, पक्षी विहार, लेकिन जो छोटा है उसका नाम भी छोटा है। लेकिन जो यहां पर छोटा है वह छोटे ही स्थान पर है, और जो बड़ा है वह बड़े ही स्थान पर है। मतलब नामों के साइज की मैं बात कर रहा हूं। छोटा तो उसका नाम भी छोटा है, पटना। लाखवहासी कितना बड़ा है? जब लाखवहासी बड़ा है तो यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। पटना अगर छोटा है तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का। दोनों को आप याद कर गए होंगे, लेकिन एक प्रश्न और सामान्य से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना। दरअसल यहां पर जब पक्षी विहार के बारे में बात करेगा, वन्य जीव विहार के बारे में बात करेगा, तो सबसे पुराना आप चंद्रप्रभा को कहेंगे। यह बात भी आपको ध्यान रखने योग्य है। जरा आगे बात करेंगे इन सब चीजों को। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मेरे साथ साथ लेते चलें, लेकिन अच्छा यहां पर होगा कि स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा होता है कि आप सभी चीजों को लिखने की आदत डालें। आप उन सब चीजों को लिख रहे होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आप बहुत सारी चीजों को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। जब मैं अगली स्लाइड पर चलता हूं और अगली स्लाइड पर थोड़ा सा चलने के बाद और चीजों पर थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूं, तो देखिए जब हम अगली स्लाइड पर चलेंगे तो देखिए क्या पाएंगे। आते हैं, मैंने यहां पर फिर से कुछ पक्षी विहारों को लिया है। जैसे 13 पक्षी विहार थे, हम इन पक्षी विहारों की बात करते हैं। तो देखिए आपसे जब पक्षी विहारों के बारे में बात करेगा तो प्रश्न किस तरह से बनेगा कि पक्षी विहार पूछेगा कि नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है? आप कहेंगे उन्नाव जिले में पड़ता है सर। स्थापना आप याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की इस जीके को पढ़ रहे हैं तो यूपीएसआई वाले थोड़ा सा फोकस डेटों पर भी रखेंगे, क्योंकि यूपीएसआई में कई बार इन डेटों के माध्यम से इनकी स्थापना को मैचिंग करने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। तब आप वहां पर आपके जीवन में दुख उत्पन्न ना हो जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, इसलिए आप थोड़ा सा डेट को भी याद रखेंगे। कब हुआ नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना? सर 1984 में हुई। उसके बाद समसपुर पक्षी विहार कहां पर है? रायबरेली में है। लाख बेहोशी पक्षी विहार कहां पर है? सर कन्नौज में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर या नोएडा कह सकते हैं। स्थापना कब हुई? 1990 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में पड़ता है, और अच्छी बात यह है कि इन तीनों की स्थापना 1990 में ही होगी। आप एक से ही इन तीनों को ओखला, बखीरा और सांडी पक्षी विहार को याद कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर BR अंबेडकर पक्षी विहार जो महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, यह कहां पर है? आप कहेंगे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? आंवला के लिए। मैं आपसे बात करूंगा इन सब चीजों पर, आपको अभी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। स्थापना BR अंबेडकर पक्षी विहार की कब की गई? 2003 में की गई। चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, नहीं तो आपको लिखना तो होगा ही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस तरह से?
थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जब इन पर और प्रश्न पूछ सकता है तो किस तरह से वह आपसे अन्य चीजों पर बात कर सकता है। कह रहा है कि यहां पर जो इन पक्षियों, बिहारों और वन्य जीवों को परिवर्तित करने का काम करेगा, ध्यान देंगे जरा। कह रहा है कि इन पक्षियों बिहारों को वन्य जीव बिहारों में परिवर्तित कर दिया गया है, यानी कुछ पक्षी बिहारों को यहां पर वन्य जीव में परिवर्तित किया गया है। लेकिन अब क्या प्रश्न बनेगा? सबसे पहला प्रश्न कि वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि रेड डाटा बुक का संबंध, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। रेड डाटा बुक के अंदर किसको रखा जाता है? यानी रेड डाटा बुक एक आंकड़े रखती है और इस बुक के अंदर कुछ प्राणियों को, कुछ वन्य जीवों को रखा जाता है। वह कौन कौन से होते हैं? और जब ऑप्शन इन दोनों में से डालेगा तो आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, रेड डाटा बुक जब अपने आंकड़ों को यहां पर रखती है तो एक तो संकटग्रस्त जो यहां पर वन्य जीव प्राणी होते हैं उनको रखती है, या फिर लुप्त प्राय जीवों का विवरण रखने का काम करती है। संकटग्रस्त और लुप्त प्राय जीवों का डाटा रखती है कौन? रेड डाटा बुक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर माइंड में सेट होना चाहिए। उसके बाद ध्यान देंगे, यहां पर एक है पीपुल्स पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुक। यह वन्यजीव संरक्षण के आंदोलन के हेतु महत्वपूर्ण जानकारी देती है। यानी एक बुक का नाम है जिसका नाम है पीपुल्स पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक। यह किसके बारे में बताती है? यह जीव संरक्षण हेतु आंदोलनों की जानकारी आपको देती है। तो आपसे पूछ सकता है कि जीवों के संरक्षण के लिए आंदोलन से संबंधित कोई किताब अगर लिखी गई है तो उसका नाम क्या है? पीपुल्स पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पटना, मैंने अभी बात की थी, पटना पक्षी विहार जो एटा में है, यह अभ्यारण्य घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थापित 2 प्राणी उद्यान, मैंने अभी कहा चिड़ियाघर, कहां? कानपुर, लखनऊ में स्थित है। लेकिन आप ध्यान देंगे, एक यहां पर इंग्लैंड में और इसका नाम है लॉन्गलीट सफारी। इंग्लैंड में लॉन्गलीट सफारी पार्क है और इस लॉन्गलीट सफारी पार्क से ही प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश भी अपने उत्तर प्रदेश के इटावा में एक बब्बर शेर को प्रजनन केंद्र का बनाने का काम कर रहा है, यानी एक लॉन्च सफारी पार्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा कि पहले प्रश्न पूछ सकता है कि बब्बर शेर के लिए लॉन्च सफारी उत्तर प्रदेश में कहां अवस्थित है? आप आराम से कह पा रहे होंगे सर इटावा में अवस्थित है। आप देखिए, अच्छा प्रश्न बनाना होगा कि इटावा में जो यहां पर लॉन्च सफारी बनाई जा रही है बब्बर शेर के प्रजनन केंद्र के लिए, वह किस देश के पार्क से प्रेरित होकर बनाई जा रही है? आप इसलिए इस लॉन्गलीट सफारी को ध्यान रखेंगे, कहां की है? इंग्लैंड की है और इसी से प्रेरित होकर इटावा में इस लॉयन सफारी पर काम किया जा रहा है। आशा करता हूं कि यह स्क्रीनशॉट आपके पास आ चुका होगा। नहीं आया है तो आप महत्वपूर्ण चीजों को लिख लीजिएगा कि बुक कौन सी है जो आंदोलन, जीव संरक्षण के आंदोलन के बारे में बताती है। इटावा में लॉयन सफारी जो बन रही है, कहां से प्रेरित होकर बन रही है? उसके अलावा 1 से 7 अक्टूबर को यहां पर वन्य प्राणी सुरक्षा यहां पर सप्ताह मनाया जाता है। इतना आप याद करने की कोशिश करेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण चीजों पर हमने अभी तक आपसे बहुत सारी बात की, लेकिन आप ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो को इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि आपसे मुख्य रूप से दुधवा के बारे में बहुत पूछा जाता है। मैंने बहुत चीजें पर बात की है, कब बना, कैसे बना, किस तरह से इसमें इसको टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट यहां पर चलाया गया, उन सब चीजों पर मैंने आपसे बात की है। तब मैं आपसे विश्वास और आशा दोनों ही करता हूं कि आप मेरी सारी वीडियो को अच्छी तरह देख पाए होंगे। देखने के साथ साथ आपको जब मैं अंत में प्रश्न लगवा रहा हूँ तो नोट्स बनाने वाले व्यक्ति, नोट्स बनाने वाले छात्र उन सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर गए होंगे जो जो उन्होंने नोट्स के माध्यम से नोट्स किए हैं और उसके अलावा उन्हें याद किया है। तब मैं आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूं आप यूं ही मेरे साथ बने रहें, सीखते रहें, जानते रहें, गौर फरमाते रहें। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।